हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को व्योम एकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर। पिछले लेक्चर में जहां समाप्त किए थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नए एपिसोड की तरफ चल रहे हैं। नए एपिसोड का मतलब अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब मानव में श्वसन। बच्चों, हमने अमीबा के बारे में, अमीबा, लीच, अर्थवर्म, प्लांट्स, फिश, इन सभी में रेस्पिरेशंस को बारी बारी से पढ़ लिया। अब बारी है मानव में श्वसन को, रेस्पिरेशंस इन ह्यूमन बींग्स। बच्चों, जिस तरह से पेड़ पौधे को, छोटे छोटे जीव को, अमीबा को, अर्थवर्म्स को, फिश को ऊर्जा की आवश्यकता है और वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं श्वसन की प्रक्रिया से, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया से, उसी तरह से ह्यूमन बींग्स भी अपने शरीर के लिए जो पर्याप्त ऊर्जा है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही प्राप्त करता है। आपको हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशंस बताया हुआ था। रेस्पिरेशन की डेफिनेशंस क्या होती है बच्चों? तो वह प्रक्रिया जिसमें सांस लेने के साथ साथ ऊर्जा का निर्मुक्त होना भी शामिल है। सांस लेने के साथ साथ ऊर्जा का निर्मुक्त होना भी शामिल है, वही रेस्पिरेशन है। मतलब कि जीव ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन वो ग्रहण करके वो ऑक्सीजन कहां चली जाती है? हर एक सेल में, जहां पे उसका इंतजार कर रहा होता है फूड, है ना। और उस फूड को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये हम जब श्वसन की क्रिया, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन क्या होता है? वो फूड तक पहुंचती है और फूड में जाने के बाद वहां पे रेस्पिरेशन, श्वसन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है और वहां पे फूड्स जल करके पूरी तरह से एटीपी के रूप में बदल जाती है और वही एटीपी हमारे शरीर को, मतलब हमारा शरीर उसका इस्तेमाल कर पाता है। बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ये जो ऑक्सीजन है, ये जो गैसेस है, वो कैसे कैसे किन रास्ते से और कहां तक पहुंचता है, पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह से प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन अलग अलग पार्ट्स में होता था और जब हम अमीबा को पढ़े तो अमीबा में रेस्पिरेशन एक सेल के जरिए हो रहा था, है ना। और जब हम अर्थवर्म्स को पढ़े तो अर्थवर्म्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या था? स्किन था। और जब फिश को पढ़े तो फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या था? तो गिल्स था, गल्फर था। उसी ढंग से हमारे मानव शरीर में भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि क्या है? लंग्स है। हमने आपको पहले भी बता रखा था कई सारे जीवों का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का नाम बकायदा हमने आपको पीछे वाले लेक्चर में अच्छे ढंग से बता रखा। अब चलते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है बच्चों, ये जो श्वसन अंग है वो अकेला रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये जो सिर्फ लंग्स ही भाग नहीं लेते हैं, वो उसमें कई सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी का पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, है ना। देखते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी ऑर्गन है और उनका क्या फंक्शन है ना। एक लाइन से चलते हैं हम लोग और देखिए उसको समझने की कोशिश करिएगा। बाकायदा हम डायग्राम भी लाए और डायग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे भी कहां से गैस ऑक्सीजन कहां तक जाती है ना। तो चलिए आते हैं, पहले हम नाम उसका लर्न करते हैं। देखिए, मैनी ऑर्गन्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने कहा कि बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे श्वसन तंत्र में भाग लेते हैं, श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं। उस सभी अंगों को मिलाकर के एक सिस्टम तैयार की जाती है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र में कौन कौन सी ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, सबसे पहले नंबर पर आता है नोज। नोज
नाक। नोज का ये जो नोज का अगला वाला हिस्सा है उसे हम नोस्ट्रिल कहते हैं, जो दो छेद है उसे हम नोस्ट्रिल कहते हैं। तो नोज एक पार्ट हुआ बच्चों। दूसरा है नसल कैविटी। नसल कैविटी क्या होता है, तो नाक के अंदर वाला जो ये पार्ट है उसे हम कहते हैं नसल कैविटी। उसके बाद ये कहा जाती है तो फैरिंग्स में, फैरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स बोला जाता है। और उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूलिस और ब्रोंक्यूलिस से लंग्स, लंग्स के एल्वियोली वाले पार्ट्स में जाते हैं। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं और फिर ब्लड कैपिलरीज से वो कहां जाती है, तो वो सेल में जाती है ना। और सेल में उसका इंतजार कर रहा होता है फूड, और वहां पे ऑक्सीजन मिल करके वो फूड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देती है और एनर्जी का सबसे हाई क्वालिटी बाहर निकल कर आती है, जो जिस एनर्जी का हमारे शरीर इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसी चीज को एक बार और पढ़िए, देखिए नोज, नाक से नासा द्वार है ना, नासा द्वार से ग्रसनी, कंठ, श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिकाय, फेफड़ा, फेफड़ा के किस हिस्से में, तो वायु कोष्ठक, फेफड़ा को फुसफुस भी कहते हैं बच्चों। और ब्लड कैपिलरीज मतलब रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज रक्त केशिका, मैंने पीछे भी बताया था केशिकाएं क्या होती है, तो एकदम बहुत पतली सी स्ट्रक्चर, आपको मैंने कई बार आंखों में बोला है, आंखों में देखिए महीन धागों की तरह होगा, वो उसे ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, उससे ब्लड सप्लाई होता है। एक तो आर्टरीज होता है ना, धमनी और सीरा होता है, आर्टरी और वेन्स होता है जो कि मोटी पाइप होती है, उससे धीरे धीरे वो और कई सारे भाग में बदल जाते हैं। वही सबसे जो सरलतम और सबसे न्यूनतम हिस्सा है हम वेन्स और आर्टरी का, उसे हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, उसके बाद वो ऑक्सीजन को, गैस को लेकर के कहां आ जाती है, सेल में, सेल से पूरे फंक्शन। अब इसी चीज को हम यहां पर देखते हैं कि हमारे बॉडी ऑर्गेन्स में ऑक्सीजन या एयर कहां से कहां तक गुजरती है। तो देखिए ये है बच्चों नोज, और नोज से यहां पे दो छेद है, ये दो छेद, इसे हम छेद को कहते हैं नोस्ट्रिल, नासा छिद्र। यहां से गैस क्या हुआ, यहां से होकर के ये जो ऊपर के हिस्से उसे प्लेट्स कहते हैं, प्लेट्स, प्लेट्स, प्लेट्स वाले जो हिस्से हैं इसी भाग में क्या होता है, नसल कैविटी होता है, नासा मार्ग होता है। फिर नासा मार्ग से कहां आता है, ये है फैरिंग्स, फैरिंग्स वाला हिस्सा ये है, और फैरिंग्स से आकर के ये गैसेस यहां मुड़ जाती है। ये वाला हिस्सा फूड पाइप का है बच्चों, ये फूड पाइप कहलाती है। तो ये यहां आ जाता है और यहां से आकर के ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वॉइस बॉक्स। ये जो हिस्सा है ये वॉइस बॉक्स कहलाती है। वॉइस बॉक्स से होकर के ये कहां पे आ जाती है, ट्रैकिया, ट्रैकिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ट्रैकिया क्या होती है, दो हिस्सों में, एक इधर बढ़ जाती है, एक इधर बढ़ जाती है। तो ट्रैकिया के दो हिस्सों में बंटने का क्या कहते हैं, उसे हम ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकस। और ब्रोंकस आगे चलकर के कई सारे और छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, उसे हम ब्रोंकियोलेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलेस या श्वसनिकाय कहते हैं। हर एक श्वसनिकाय में एक बैलून, एक वायु सेक का स्ट्रक्चर्स बनी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोली या वायु कोष्ठक कहते हैं। और यहीं पे वायु कोष्ठक में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती है, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती है, जो क्या करती है, इस ऑक्सीजन को लेकर के हर एक सेल्स में पहुंचा देती है। बच्चों ये दोनों जो लंग्स है ये डायफ्राम पे अटका हुआ रहता है। इस डायफ्राम का सांस लेने में बहुत ज्यादा क्या करती है, हेल्प करती है ना बच्चों। ये डायफ्राम का भी हम फंक्शन पढ़ेंगे कि डायफ्राम का काम क्या है, सांस लेने में डायफ्राम का काम क्या है। बच्चों अगर डायफ्राम डैमेज हो जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमारे मस्कुलर सिस्टम भी वर्क करने लगती है। ये जो रिब केज है, ये आपके शरीर में हड्डी नुमा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, ऊपर वाले जो हिस्सा है ये हड्डी, कई सारे पसलियां जो दिखते हैं, ये पसलियां क्या कहलाती है, रिब केज कहलाती है। रिब केज मतलब अस्थियों का पिंजरा। इसी अस्थियों के पिंजरा में ये हमारा दोनों लंग्स क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। और वो ये दोनों को रिब केज में दोनों क्या होता है, तो ब्रोंकियस, ब्रोंकस के जरिए जुड़े हुए रहते हैं, और नीचे से ये डायफ्राम उसको होल्ड करके रखता है ना। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, रिब केज कैसे हमको सांस लेने में मदद करती है, और ये डायफ्राम हमको सांस लेने में कैसे मदद करती है, ये चीज समझ में आ गई क्या। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए कि
ऑक्सीजन या फिर गैस कहां से कहां तक। बच्चों जब हम सांस लेते हैं तो मात्र एक गैस नहीं लेते हैं, जबकि एनवायरमेंट में जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैस है, डस्ट पार्टिकल, वो सारे इंटर करते हैं, बट कुछ चीजें को नाक में ही रोक लिया जाता है। ये नोस्ट्रील में क्या होता है, जो नासा छिद्र है बच्चों, इसमें कई सारे हेयर रहते हैं, हेयर होते हैं और श्लेष्मा पाई जाती है। श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होती है जो क्या करती है, जब इससे हवा जाती है तो हवा के साथ साथ, एयर के साथ साथ कई सारे डस्ट पार्टिकल भी जाती है, वो डस्ट पार्टिकल भी जाती है। डस्ट पार्टिकल और हेयर, उस डस्ट पार्टिकल को हेयर क्या करती है और ये श्लेष्मा अपने से चिपका लेती है ना। उस चिपकाने के बाद शुद्ध हवा को अंदर ढकेलती है ना। और जब यहां से ये हवा नसल कैविटी से फायरिंग्स से बच्चों यहां से ये मूव इधर कर जाती है, और यहां से लैरिंग्स के जरिए यहाँ पे ट्रैकिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस भी आगे चलकर कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जो क्या होता है, ब्रोंक्यूलेस होते हैं। और ब्रोंक्यूलेस क्या होता है, तो ऐसे करके लंग्स को होल्ड करके रखती है, उसे हम क्या कहते हैं, ये छोटे छोटे जो एयर सेक है, एयर सेक को एल्वियोले कहते हैं। इसी में गैस का एक्सचेंज होता है, गैस का एक्सचेंज यहीं से ये ऑक्सीजन आई और वहां से दूसरे सेल से जो रिवर्स में कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो ये ऑक्सीजन उसको दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से भर करके ऐसे करके वापस निकाल देगा। ये प्रोसेस है हमारे शरीर में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को सप्लाई का। बच्चों आप देखिएगा तो नाक में कई बार वो जो श्लेष्मा होता है, तो श्लेष्मा को धूलकण क्या कर लेता है, श्लेष्मा वो धूलकण को चिपका लेता है, तो कुछ देर बाद उंगली ऐसे ऐसे करके देखिए, थोड़ी देर बाद सूख जाने के बाद तो उंगली में चिपक जाएगा। तो वो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, जो श्लेष्मा उस डस्ट पार्टिकल को क्या कर रखा है, रोक के रखा है ना। वो हेयर और वो जो म्यूकस है, श्लेष्मा है, वो श्लेष्मा उस डस्ट पार्टिकल को यहीं पे रोक लेता है। तो देखिए नोस्ट्रिल, नासा कपाट भी कहते हैं इसे, नासा कपाट। उसके बाद इससे नीचे वाला जो तालू से चिपक रहा है, ये देख रहे हैं, तालू से चिपक रहा है, उसे हम कहते हैं नासल कैविटी। नसल कैविटी से क्या होता है, तो फैरिंग्स, ये वाला हिस्सा, मुख के पीछे वाला हिस्सा फैरिंग्स से ठीक नीचे आते हैं। तो बच्चों यहां से ये वाला हिस्से में, जिसे देखिए बोलने पे भी प्रभाव होता है। अगर हम ऐसे ठोक के बोल रहे हो कैसा महसूस होता है, तो भैया ये हमारे बोलने, क्योंकि एयर के मदद से ही हम बोल पाते, तो एयर पास हो रही है, हम इसको रुकावट कोई ना कोई खेद पहुंचा रहे हैं तो आवाज में प्रभाव पड़ेगी, है ना। ये होता है लैरिंग्स से ये सीधे सीधे हमारे दोनों एल्वियोली तक पहुंच जाती है। क्या ये चीजें समझ में आई क्या, कि हमारे बॉडी में ये जो गैसेस है कहां से कैसे, उसका पाथ क्या है, कहां से कहां तक कैसे पहुंचता है, ये चीजें अगर समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लीजिए कि हमारे ब्लड का रेस्पिरेटरी, मतलब हमारे जो एयर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीधे सीधे बोले रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करती है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम सारे के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नोट करिए, ठीक है बच्चों। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम नोज, मतलब मानव का जो श्वसन तंत्र है वो कहां से शुरू हो जाती है, नोज से, नाक से शुरू हो जाती है। आवर नोज हैज 2 होल्स, हमारे नाक में 2 छिद्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं ना। हमारे अपेसिस इन द नोज बिहाइंड नोस्ट्रिल, मतलब हमारे नोस्ट्रिल्स के पीछे एक गुफा सा है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो नसल कैविटी या नसल पैसेज भी कहते हैं। ये जो है ये नोस्ट्रिल ये हो गया, और ये यहां से यहां तक का जो मार्ग है, यहां से यहां तक का जो पाथ है, उसे हम क्या कहते हैं, नसल कैविटी कहते हैं ना। नसल कैविटी से नीचे देखिए, ये जो बच्चों ये नसल कैविटी और ये माउथ, ये दोनों किस चीज से अलग हो रहा है, ये किस चीज से अलग हो रहा है, तो बोनी प्लेट से, है ना, बोनी प्लेट से। ये देखिए हम जो खाना खाते हैं और ये सांस लेते हैं, ये दोनों एक पतली प्लेट्स है, जिससे ये दोनों का पाथ अलग होता है। ये प्लेट्स को क्या कहते हैं, हम बोनी प्लेट्स कहते हैं ना, एक पतला है बोनी प्लेट्स, अस्थि में तालू कहते हैं, तालू, है ना बच्चों। अब क्या होता है कि इन नसल पैसेज में क्या होता है बच्चों, तो बहुत सारे छोटे छोटे हेयर होते हैं, रोम होते हैं, बहुत पतले पतले रोम होते हैं, और म्यूकस पाई जाती है। म्यूकस क्या होता है, श्लेष्मा। बच्चों वो श्लेष्मा ग्लैंड से क्या होते रहता है, सिक्रेशन होती रहती है श्लेष्मा का, जो एक चिपचिपा पदार्थ है। श्लेष्मा क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ है बच्चों। एक और श्लेष्मा को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ के आए हैं ना, जो
क्या करता है बच्चों, तो हमारे HCl से सुरक्षा पहुंचाता है ना, तो वहां पे हम पढ़ के आए। ये श्लेष्मा जो बच्चों यहाँ पे क्या करती है, ये श्लेष्मा ये एक चिपचिपा पदार्थ है जो क्या करती है बच्चों, तो डस्ट पार्टिकल को वो क्या करती है, ट्रैप कर लेती है, पकड़ लेती है, और डस्ट पार्टिकल को पीछे नहीं जाने देती है, जिससे एयर एकदम प्योर एयर ये नोस्ट्रिल से होकर के, मतलब वो नसल कैविटी से होकर के फायरिंग्स के रास्ते लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया और ब्रोंकाइल और ब्रोंकियलस एल्वियोलर तक जाती है ना। कि बच्चों उसके बाद ये एयर क्या होती है, तो नोज पे, नोज से नोज नसल कैविटी, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस। बच्चों यहाँ पे ब्रोंकिस दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलेस कहते हैं। यहां तक की चीजें तो कई बार बता दिया हूं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रीन ग्रीन सा क्या है, तो ग्रीन ग्रीन से चीजें को हम कहते हैं कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, अब जैसे ही हम ऑक्सीजन लिए अंदर, ऑक्सीजन जब अंदर ले लिए तो फिर दूसरे बार ऑक्सीजन लाने के लिए कुछ सेकंड्स का, मिली सेकंड्स का गैप रहता है। आप देख लीजिए, सांस लिए अब छोड़ रहे हैं, है ना, सांस लिए छोड़, तो कुछ सेकंड का गैप होता है, तो उस गैप रहते हुए भी ये दोनों चिपकता नहीं है। क्यों नहीं चिपकता है, तो ये जो पाइप है, ये ट्रैकिया है, श्वास नली है, वो श्वास नली क्या होता है, तो इस केज, ये जो है रिंग से, कार्टिलेज से जुड़ी हुई रहती है, जो अगर हवा निकल भी जाए तो क्या होता है, वो ऐसे के ऐसे बनी रहती है। आप किसी भी बोतल को ही, आप किसी बोतल में से हवा को सक कर लीजिए तो बोतल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, चिपकना शुरू हो जाती है। क्यों, हवा नहीं रहने पे चीजें क्या हो जाती है, वो सक हो जाती है ना। तो इस तरह से अगर इसमें से हवा कुछ सेकंड के लिए चिपक, मतलब खाली हो जाती है और ये कहां पे, लंग्स तक पहुंच जाती है, तो ये चिपकती क्यों नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज रहती है जो इसको चिपक, मतलब चिपका नहीं पाती। लेकिन जब आपको सर्दी होती है तो सर्दी में जब आपको क्या होता है, नाक जम जाती, बंद हो जाती है, ये क्यों होती है, तो यहाँ पे कोई कार्टिलेज नहीं है। और नाक बंद कहाँ होती है, यहाँ होती है, इधर कहीं नाक बंद होती है, तो नाक यहाँ बंद होती है, सांस लेने में यहाँ दिक्कत, यहाँ बंद रहने से अगर यहाँ बंद हो गया तो आप किससे, मुंह से सांस लेते करते हो, लेकिन नाक अगर चालू रहे तो नॉर्मली सांस लेते हो। इसका मतलब क्या है कि इससे आगे जाम नहीं है, यहां जाम है, यहां सर्दी हो जाने पे यहां जाम होती है। तो क्यों यहां जाम हो जाती है, तो क्योंकि यहां पे ये कार्टिलेज नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, कार्टिलेज जैसा कोई व्यवस्था यहां पे नहीं है, इसलिए ये जम जाती है, ये ब्लॉक हो जाती है। अब देख लो थोड़ा सा ये नाक चिपकेगी, खुलेगी ऐसे, ये क्यों हो रही, तो क्योंकि ये चिपक जा रही है, हवा पास हो रही है तो कुछ समय के लिए क्या हो रही है, चिपक जा रही, मतलब ये चिपक रही है फिर बंद हो रही है। यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है ना, उपास्थ्या नहीं है जो इसको ऐसे खुला रखे। अगर ऐसा खुला रहती तो सर्दी होने पे भी हम आराम से सांस लेते या छोड़ते, लेकिन वो क्या करती, छेद को बहुत बड़ा कर देती कार्टिलेज, है ना, तो डस्ट पार्टिकल ढेरों अंदर चली जाती है ना। बच्चों यहां से एक चीज और सीखिए कि जब हम सांस लेते हैं तो एक ही गैस तो नहीं जाती है, बहुत सारे गैस इससे होकर गुजरती है, लेकिन लंग्स क्या करती है, लंग्स सबको यहां देखती रहती है, टुकुर 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 टुकुर, कौन कौन सी गैस इधर से आ रही है, हाँ वो पहचान जाती है कि ओ भाई ऑक्सीजन ही लेना है मेरे को, ऑक्सीजन ले लेती है पहचान करके और सारे को रेफर कर, चल फट यहां से, सारे सारे गैस इधर से आई, लेकिन ये लंग्स क्या करती है, सिर्फ ऑक्सीजन को ही ट्रैप करती है, ऑक्सीजन को ही पकड़ती है और बाद बाकी सारे गैस को यहां से रफू चक्कर करवा देती है ना। तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई है। देखिए बच्चों गैस का एक्सचेंज जो होता है, गैसों का एक्सचेंज कहां होता है, तो इस वाले हिस्से में होता है, यहां से होकर के इस वाले हिस्सों में, इसे हम कहते हैं एल्वियोली, वायु कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वायु कोष्ठक। यहीं पे गैस क्या होता है, यहाँ बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ऑक्सीजन यहाँ आकर के यहाँ से क्या होता है, पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाती है, फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है तो फिर यहीं पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से फिर पूरे नाक के थ्रू बाहर निकल जाती है। जब आपसे पूछे जाए कि गैस, मानव शरीर में गैस का आदान प्रदान किस हिस्सों में होता है, लंग्स के किस हिस्सों में होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा वायु कोष्ठक। इसे कुपिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कुपिकाएं, एल्वियोली भी कहते हैं ना। तो मानव शरीर में गैसों का एक्सचेंज कहां होता है, इन ह्यूमन बॉडी द चेंजेस ऑफ गैसेस
दैट इज एल्वियोली, दैट इज एल्वियोली, है ना बच्चों। मानव शरीर में गैसों का एक्सचेंज कहां होती है, तो एल्वियोली में होता है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई बच्चों। अब हम समझेंगे द फंक्शन ऑफ डायफ्राम, फंक्शन ऑफ डायफ्राम, है ना बच्चों। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी में वो जो एयर है वो कैसे कैसे पास होती है। देखिए ये देखिए एक चीज और समझ लीजिए, ये है एपिलॉजिस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। एपिलॉजिस्ट, एपिलॉजिस्ट बच्चों एयर क्या होता है, तो फिर नोज, नोज के दो क्षेत्र को क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल। अब ये नोस्ट्रिल से होकर के ये इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, नसल कैविटी, क्या कहते हैं, नसल कैविटी। तो नोज और माउथ को अलग करने वाले प्लेट्स क्या कहलाती है, बोनी प्लेट्स। ये माउथ हो गई, ये माउथ का रास्ता हो गया, ये जो दिख रहा है, और ये नोज का रास्ता, इनके बीच में ये प्लेट्स है, बहुत पतली प्लेट्स है, इसे हम क्या कहते हैं, बोनी प्लेट्स कहते हैं। ये तालू भी कहते हैं हम इसे, तालू। तो इन इसके ये जो नसल कैविटी है, ये इस यहां से यहां तक की दूरी ये जो है नसल कैविटी है, और नसल कैविटी और यहां तक की जो बीच की दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स कहते हैं। जो माउथ के हिस्सों पे ये जो एपिलॉजिस्ट है, एपिलॉजिस्ट द्वारा वो क्या करती है, तो थोड़ा सा इसे सेपरेट करती है। तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाती है, इसे हम फेरिंक्स कहते हैं। और फेरिंक्स से होकर के एयर को इधर लाना, और इधर लाने में ये दोनों, ये चाहे फूड हो या एयर हो, ये एपिलॉजिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। एपिलॉजिस्ट के फंक्शन को हम अच्छे से समझेंगे। फिर यहां से एयर क्या होता है, ये ऐसे आकर के ये ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब श्वास नली या फिर वायु नली भी कहते हैं। इस ट्रैकिया से होकर के ये ट्रैकिया दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकस कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। ब्रोंकस आगे चल करके ये कई सारे क्या होता है, ब्रोंकियोलिस में बदल जाती है, कई सारे श्वसनिकायों में बदल जाती है। और हर एक श्वसनिकाय के अंत में एक क्या होता है, वायु कोष्ठक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। तो एयर भी इसी ढंग से ये पास होकर के दोनों तरफ से इधर भी आएगी और इधर भी जाकर के ये कहां चली जाएगी, एल्वियोली में चली जाती है। तो देखिए द ट्रैकिया इज अ ट्यूब नोन एज अ विंड पाइप। ट्रैकिया को हमने क्या कहा था, विंड पाइप कहा था। The trachea does not collapse even there is no air because it is सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। कार्टिलेज किसे कहते हैं, ये बच्चों ये जो ग्रीन कलर का जितने भी चीजें दिख रहा है, ग्रीन वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, यही कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज वलयाकार होती है, वलयाकार होती है, जो ट्यूब को, ये जो ट्रैकिया है उसको चारों तरफ से सपोर्ट करके रखती है, इसको सिकुड़ने नहीं देती है। अगर आप किसी चीजों से हवा पास आउट कर लीजिए, हवा निकाल लीजिए, तो चाहे आप बोतल ही ले लीजिए, बोतल से अगर आप हवा निकाल लीजिए तो बोतल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, बोतल सिकुड़ जाती है। इसका क्या मतलब है कि उस चीजों से, उसका ये मतलब है कि उस हवा उससे पास आउट हो गया। लेकिन यहां से अगर आप एयर लेके चले गए हैं, तो एयर लेके चले जाने के बाद ये सिकुड़ती नहीं है। अगर ये सिकुड़ती नहीं है, क्योंकि कौन है इसके बीच में सपोर्ट करने वाला, कार्टिलेज, जिसे हम उपास्थ्या कहते हैं, है ना। अब ये उपास्थ्या के जरिए ये क्या होता है, तो ये सपोर्टेड रहता है। उसके बाद द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया इज नोन एज लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। गलत हो जाएगा। अब समझते हैं कि मानव में रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखिए बच्चों हमने ये सीखा है कि ये जो गैसेस है वो गैसेस क्या होता है, तो नोज के थ्रू ये नोस्ट्रिल से होते हुए ये ऐसे, नोस्ट्रिल से नसल कैविटी, नासामार्ग से होते हुए फेरिंग्स। फेरिंग्स कहां का एरिया होता है बेटा, तो ये नसल कैविटी से लेकर के ये जो सुनिए ये एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस कहलाता है ना। ये एपिग्लोटिक्स क्या होता है, तो ढक्कन है जो क्या करता है, तो ये कंट्रोल करता है, ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है कि कहां कौन सी चीजें आ रही है ना। ये कौन सी चीज, अगर भोजन आ रही है तो भोजन आ रही है, तो भोजन इधर से लेकर के इसको इधर जाना है, तो ये कंट्रोल, ये क्या करती है, इस ढक्कन को बंद कर देती है, इस वाले ढक्कन को खोल करके इसको बंद कर देती है ना, तो भैया भोजन इधर चले जा, है ना। लेकिन जब सांस आ रही होती है तो ये किसको बंद कर देती है, तो अब इसको बंद कर देती है और सांस ऐसे करके भेज देती है, तो ये कहलाती है एपिग्लोटिक्स, इसका काम है। तो यहां से ये ऐसे करके ये क्या हो गया, तो एयर यहां से आती है और ये ट्रैकिया होकर के क्या होता है, ये ट्रैकिया सांस नली है, यहां से होकर के ये ट्रैकिया दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं ना। ब्रोंकस आगे चलकर कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, जिसे हम ब्रोंकियोलेस कहते हैं ना। तो ब्रोंकियोलेस के हर एक ब्रोंकियोस के अंतिम सिरों पे छोटी छोटी वायु सेक्स होते हैं, एयर सेक्स होती है, जो
उस एयर सेक्स को क्या कहते हैं, हम एल्वियोली कहते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं ना। ये बच्चों ये किससे जुड़ा हुआ होता है, तो ये जो एल्वियोली है, ये जो दोनों ब्रोंकस है, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूली, ये दोनों लंग्स को होल्ड करके रखता है ना, ऐसे पकड़ कर रखता है, ज्वाइंट रहता है। और नीचे से जो लंग्स है वो किससे होल्ड किया हुआ रहता है, तो ये है डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम। ये डायफ्राम के जरिए ये लंग्स उठा हुआ रहता है उस पर, है ना। फिर ऐसे करके ये ऑक्सीजन से ऐसे करके ये पूरे एल्वियोली में चली जाती है, और एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती है, एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन को पकड़ लेती है। ब्लड कैपिलरीज में रक्त रहता है, और रक्त में क्या पाई जाती है, हेमोग्लोबिन पाई जाती है। तो हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेती है, ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेती है, और फिर वो क्या करती है, हेमोग्लोबिन क्या होता है, तो पूरे सेल में जाती है, पूरे बॉडी सर्कुलेशन होती है, तो वो क्या होता है, तो उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचा देती है। जब ऑक्सीजन उस पूरे बॉडी में पहुंची तो वहां पे क्या होता है, तो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होता है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपको पता है कि एनर्जी का रिलीज जैसा होता है, तो एनर्जी जो रिलीज होगा, एनर्जी तो वो क्या हो जाएगी, तो एनर्जी सेल प्राप्त कर लेगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या बनती है, तो वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, फिर से वही हेमोग्लोबिन क्या करता है, कैप्चर कर लेगा, है ना। वो हेमोग्लोबिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेगा, फिर से उसी रास्ते से वो क्या करेगी, फिर वो आकर के फिर से किसको दे देगी, ये एल्वियोली को दे देगी, और फिर ये एल्वियोली क्या करेगा, फिर इसी रास्ते से इसको फिर ये कहां से ऐसे करके ढक्कन से पहुंचा देगी, है ना। ये चीजें हमने समझ लिया। बच्चों देखिए एक चीज और समझ लीजिए, ये सांस लेने में ये डायफ्राम और रिब केज का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए इसके भी हम डिस्कशन करेंगे, पहले इसको लेकर के आप चलिए समझते हैं। देखिए The trachea is the tube known as windpipe, है ना। ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के देखिए, ट्रैकिया ये वाला हिस्सा ट्रैकिया है, ऊपरी हिस्सों में ट्रैकिया के जो ये वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स। तो ट्रैकिया यहीं से शुरू हो जाती है, तो लैरिंग्स जिसे हम कंठ कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो देखिए हम कोई भी चीज बोलते हैं तो बोलने के लिए भी क्या चाहिए, हमें एयर की आवश्यकता होती है, एयर की आवश्यकता होती है। तो जब आप जैसे अगर नहीं बोलिएगा, मतलब एयर की अगर आप पे पास आउट नहीं होगी तो आप बोल नहीं पाओगे, लेकिन अगर एयर आपके अंदर जा रही तो आप बोल पाओगे। जैसे आप अभी बोल रहे हो, है ना, और ऐसे ऐसे कुछ करिए तो आप ये प्रभाव किस पे डाल रहे हो, है ना, अपने लैरिंग्स पे आप प्रभाव डाल रहे हो, जिसमें आपके भाषा जो आप बोलोगे उस पर भी प्रभाव डालना निकल जाए, मतलब प्रभाव शुरू हो जाएगी। आप बोल के देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ बोलिए, ऐसे से ठोकिए, तो क्या होगा, उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगी, है ना। तो ये एयर होता है, तो एयर क्या करते हैं, हमको बोलने के लिए, चाहे आ रही एयर तो या जा रही तो, वाइब्रेशंस के जरिए हमको बोलने में मदद करवाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं the trachea does not collapse even there is no air because it is the supported by the cartilage। देखिए कहता है कि भैया ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया में अब किसी भी चीजों से जब आप एयर निकाल लोगे, जब किसी भी चीजों से एयर निकाल लोगे तो एयर निकालने के बाद क्या होगा, सक हो जाता है। चाहे आप बोतल ही ले लीजिए, बोतल से पूरा करके हवा निकाल लो, तो जब हवा निकालो बोतल में क्या हो जाएगी, एकदम चिपक सी जाएगी, क्यों, आपने उसका हवा निकाल लिया। तो किसी भी चीजों से जब हवा निकाल लिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, सिल्क सी जाती है। लेकिन ये आप जैसे यहां से हवा आई और ये तो पूरे एल्वियोली ले ली ना, अब जब ये ले ली तो कुछ समय के लिए जब तक कार्बन डाइऑक्साइड इधर से आएगी तब तक तो इसको सिल्क रहना चाहिए, ये सिकुड़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं सिकुड़ते। क्यों नहीं सिकुड़ते, क्योंकि ये चारों तरफ से एक वलयाकार आकृति है ना, जिसे हम कार्टिलेज या हिंदी में उपास्थि कहते हैं, उससे ये सराउंडेड रहती, इस वजह से ये सिकुड़ते नहीं, ये चिपकते नहीं, है ना। चलिए देखिए, the upper end of the trachea is known as larynx. Larynx is called as voice box, also known as voice box. श्वास नली के ऊपरी सिरे को हम कंठ कहते हैं, क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। The trachea divides into two smaller tubes called as bronchi, bronchi या फिर bronchus। देखिए ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया दो भागों में बट रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस। इसे ये पहले ट्रैकिया थी, दो भाग में बट गई तो ब्रोंकस। ये दोनों भाग को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस। एक तो ब्रोंकाई कहते हैं, लेकिन दो है यहाँ पे ब्रोंकस, है ना, पुनरल भाग। अब इसी तरह से ये हर एक each bronchus divided into more smaller parts that is known as bronchioles। मतलब ये ब्रोंकस है, ये कई सारे और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, और प्रत्येक टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलेस कहते हैं, है ना, ब्रोंक्यूलेस। बच्चों इंग्लिश में ही याद करिए इस वर्ड्स को, है ना। अब क्या, तो इसके हर एक सिरों पे क्या है, सेक बना हुआ है ना बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई। देखिए दिस टू ब्रोंकस कनेक्टेड बाय द टू लंग्स। ये जो हमारे दो ब्रोंकस है, ये किससे कनेक्ट रहते हैं, तो लंग्स से, लंग्स को होल्ड करके रखता है। अब हम चलते हैं लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी बाय द डायफ्राम, है ना। देखिए ये जो हमारा
लंग्स है, ये लंग्स क्या होता है, तो ये होल्डेड रहता है डायफ्राम पे। किस पे, ये डायफ्राम पे। डायफ्राम क्या होता है, तो संयोजी उत्तक, ये टिश्यू से मिलकर के बने हुए होते हैं, जो नीचे कौन होता है, एब्डोमिनल, मतलब क्या होता है, एब्डोमेन, पेट वाला जो हिस्सा है उधर, उससे ये अलग होता है ना। तो इससे अलग करने का काम कौन करता है, ये डायफ्राम करता है। और डायफ्राम ही है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चली जाती है। बच्चों ये देखिए, डायफ्राम एक टिश्यू है जो क्या करती है, तो अपने ऊपर दोनों तरफ क्या करती है, दोनों जो हमारे लंग्स है उसको होल्ड करके रखती है। जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए क्या करते हैं, पहले डायफ्राम नीचे जाती है, ऐसे सीधे हो जाती है। तो इससे क्या होता है, तो चेस्ट कैविटी, जहां पे चेस्ट कैविटी क्या होता है, तो जहां पे ये रिब केज है ना, ये रिब केज, ये जो लंग्स है वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, तो एक पसली, बहुत सारे पसलियों से घिरा हुआ है। उससे उस घिरे हुए को पिंजरा बन जाता है, पिंजरा, उसी पिंजरे को हम कहते हैं रिब केज कहते हैं। उस पिंजरे को क्या कहते हैं, रिब केज, मतलब अस्थियों का पिंजरा, अस्थियों का पिंजरा, है ना। तो अस्थियों का पिंजरा से अब देखिए, जैसे यहां पे ये इधर से डायफ्राम हो गई, और ऊपर से भी जगह क्या है, तो ऊपर से ऐसे रिब केज इसको पकड़ के रखती है, ऊपर से ऐसे करके रिब केज पकड़ के रखती है। मैं एक को ऐसे कर दिया हूं, देख लीजिए थोड़ा सा, ऐसे पकड़ के रखती है। ऐसे तो होती है, दोनों तरफ से ऐसे रहती है, मैंने एक को आपको ऐसे सेपरेटेड करके दिखाया, देखिए। तो ऊपर से तो ये क्या है, ऊपर तो घिसक नहीं सकती, तो ऐसे करके क्या होता है, तो उसको हड्डी ऊपर नीचे जाने नहीं देती, तो नीचे से ये क्या करती है, लंग्स ऊपर और नीचे होती रहती है। जब ये डायफ्राम ऊपर होती है तो ये जो चेस्ट कैविटी है, जहां पे ये मतलब लंग्स सिचुएटेड है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी। उस चेस्ट कैविटी में डायफ्राम जब नीचे जाएगी तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो एयर बहुत ज्यादा आएगी, एयर बहुत ज्यादा आएगी। तो उस समय जब वो डायफ्राम नीचे जाती है तब हम लोग सांस ले पाते हैं, है ना, सांस ले पाते हैं। और जब वो नीचे ऐसे किए, इसका मतलब डायफ्राम नीचे है अभी, तब हम सांस ले पाए। और फिर अब उसको लंग्स के पास थोड़ी सा एनर्जी थोड़ी है, उसके पास ताकत थोड़ी है, फोर्स थोड़ी रहती है कि वो अपने से लंग्स क्या करे, वो छोड़ पाए, सांस छोड़ पाए। तो कौन साथ देता है उसको, डायफ्राम। डायफ्राम क्या करती है, धक्का मारती है ऐसे करके, है ना, नीचे से धक्का मारती है। तो क्या होता है, अब वॉल्यूम्स क्या होता है, कम हो जाती है रिब केज की। जब ये वॉल्यूम्स कम हुई तो ये ऑटोमेटिक क्या होती, तो हमारे लंग्स क्या होते हैं, पिचक जाएंगे। आप पिचकेंगे तो उसमें जितने भी गैस भरे हुए, कार्बन डाइऑक्साइड एक बार भरा, वो सीधे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल लेते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया देखिए, अब ये दो तरह के, ये रिब केज और ये डायफ्राम, दोनों क्या करता है, तो सांस लेने में मदद करती है, रिब केज और डायफ्राम दोनों। बच्चों पहले हम इसके लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटी बाय द डायफ्राम। ये जो फेफड़ा है ये वक्ष गुहा में रहते हैं। फेफड़ा किस में रहते हैं, ये दोनों वक्ष गुहा में रहते हैं, जो डायफ्राम के द्वारा हमारे उदर गुहा से अलग होता है। उदर मतलब एब्डोमेन कैविटी से अलग होता है। बच्चों ये जो लंग्स है, ये लंग्स, दोनों लंग्स एक पतली, मतलब एक नहीं, दो पतली लेयर से, पतली मेम्ब्रेन से ढकी हुई रहती है, जिसे हम प्लूनेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूनेरा, है ना। फुसफुसावरण, है ना, फुसफुसावरण मतलब आपको पता है कि लंग्स को, फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहा जाता है। तो इसलिए उस लंग्स के ऊपर चढ़ी हुई जो दो पतली परत है उसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसावरण, फुफ्फुसावरण, है ना। याद रखिएगा, इंग्लिश में उसे पुलनेरा कहते हैं ना, पुलेरा कहते हैं। चीजें याद रहेगी। देखिए यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई तो आगे इस चीजों को थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम चलते हैं कि ये कैसे रिब केज और डायफ्राम कैसे हेल्प करती है, उसको भी हम एक डायग्राम के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए each bronchus divided into large number of smaller tubes called bronchioles, मतलब प्रत्येक श्वसनी कई सारे छोटे छोटे और छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो श्वसनिकाएं कहते हैं। each bronchioles have tiny air sacs called alveoli। हर प्रत्येक श्वसनिकाय के अंत में क्या होता है, एक वायु कोष्ठक होता है। वायु को मतलब जमा करने के लिए एक थैलानुमा संरचना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं या फिर वायु कोष्ठक कहते हैं। हर एक कुपिका के दीवार पे द वॉल ऑफ एल्वियोली आर वेरी थिन एंड सराउंडेड बाय द थिन ब्लड कैपिलरी। जितने भी एल्वियोली है, एल्वियोली के चारों तरफ बहुत सारे थिन ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज मतलब रक्त के सिकाएं होती है। ये जो
एल्वियोली है वो क्या करती है, तो जो ऑक्सीजन मतलब ये जो ऑक्सीजन आ रही होती है, ये ऑक्सीजन को क्या करती है, तो ये यहां से ऑक्सीजन को यहाँ पे रक्त केशिका है, रक्त केशिका में क्या है, तो हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन का काम है कि ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेना, कहां से, एल्वियोली से कैप्चर कर लेना, और यहां से वो क्या करेगी, रक्त केशिका ऑक्सीजन को ले लेती है, और वो लेने के बाद वो क्या करती है, पूरे सेल में पहुंचा देती है, पूरे सेल में पहुंचाती है। जब पूरे सेल में पहुंच जाती है तो वहां पे फिर उसका क्या होता है, ऑक्सीजन जब मिल जाता है फूड्स को तो डाइजेस्ट मतलब पूरी तरह से और ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद वो फिर से क्या बनती है, एटीपी, तभी तो रेस्पिरेशन होगी, वही तो रेस्पिरेशन कहलाती है। तो वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड उस सेल वो क्या करेगी, हेमोग्लोबिन अब कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगी, और फिर वहां से वो फिर से कहां पे लेके छोड़ देगी, एल्वियोली पे। फिर एल्वियोली क्या करेगी, उसको फिर से इसी रास्ते से फिर कहां कर लेके जाके ये नाक के माध्यम से फिर उसे निकाल देगी। देखिए बच्चों यहां पे देखिए जो एल्वियोली है, एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होती है। उस ब्लड कैपिलरीज, ये जो ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है बच्चों, तो एक रेड पिगमेंट होती है, रेड पिगमेंट होती है, पिगमेंट होते हैं जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन कैरीज करता है ऑक्सीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का। बच्चों देखिए ये जो हेमोग्लोबिन है ना, ये बहुत ही मतलब खतरे वाला काम करता है। क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन मोनो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का तो परिवहन करता ही करता है, लेकिन साथ में इसको ऑक्सीजन से ज्यादा प्रिय बन जाता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब अगर आपको इसको इतना प्रिय है कि अगर एक तरफ इसको ऑक्सीजन मिले, एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिले, तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को शक से लपेट लेगा। ये ना क्या करते हैं, तो शक से लपेट लेगा और उसको क्या पूरे शरीर में लेकर पहुंचा देगा। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे शरीर में दौड़ जाएगी, ऑक्सीजन मिली नहीं, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो जाएगा और आदमी डेड हो जाएगी। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति कोयला जला करके घर में सोता है और कोयला के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिलीजेशन होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, तो फिर आपको पता है जब हम ये एटमॉस्फेयर में जो भी चीज मिलेगी वो सांस के द्वारा हम कहा जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा और वो लेकर के सीधा कहां आ जाएगा, एल्वियोली में। एल्वियोली में जहां जाएगा तो उसे ऑक्सीजन नहीं दो, इसको तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, ये लेके क्या करेगा, ये पूरे ब्लड उसको क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे कैप्चर कर लेगा। क्यों, उसको ज्यादा प्रिय है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा प्रिय है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो उसको लेगा और पूरे ब्लड को, वो कार्बन मोनोऑक्साइड वाले ब्लड को पूरे बॉडी में लेके चला जाएगा। अब जब बॉडी में लेके चला गया तो फिर रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगी तो आदमी सोया ही रह जाता है। इसलिए कहते हैं कोयला जला करके घर को बंद करके उसमें नहीं सोना चाहिए। और क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके पीछे का कारण समझ में आई, क्योंकि हेमोग्लोबिन को क्या प्रिय है, हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं बेस पसंद है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद है, बेबी को बेस पसंद है ना। तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई क्या। देखिए कुछ बीमारियां हैं जो एल्वियोली को प्रभावित करती है, एल्वियोली को प्रभावित होने से भी कुछ बीमारी होती है। देखिए जैसे निमोनिया हो गया, निमोनिया बीमारी जो है अक्सर 10 साल से कम वर्ष के बच्चों में हो जाती है, जो ज्यादा मतलब जिसको सर्दी उर्दी होती है, जो ठंडा चीजें खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है। निमोनिया जैसी बीमारी जो है वो क्या करती है बच्चों, तो निमोनिया में उस बीमारी में क्या होता है, ये जो एल्वियोली है, ये जो एल्वियोली है जहां से क्या होता है, तो गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वहां पे वो पानी भर जाता है, वहां पे पानी भर जाता है। तो एल्वियोली में जब पानी भर जाए तो डॉक्टर उसको एक बीमारी का नाम देता है जो क्या कहलाता है, निमोनिया कहलाती है। क्या कहलाती है, निमोनिया। तो निमोनिया में क्या होता है, तो इसी एल्वियोली में पानी भर जाता है ना, जिससे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है। बार बार उसको देखते होंगे तो क्या करता होगा, तो भाप देना पड़ता है उस बच्चे को, है ना, ताकि सांस ले सके, और वहां पे जो पानी है जमा हुआ है उसको क्या कर सके, वो पानी को थोड़ा सा दूर कर सके, है ना। तो निमोनिया क्या होता है, तो एल्वियोली में पानी जम जाना। दूसरा होता है बच्चा कोरोना। कोरोना की जो वायरस थी, कोरोना पीरियड अभी आपने देखा है, तो कोरोना की जो वायरस थी, कोरोना के पीरियड में वो जो वायरस होती थी, वो वायरस कहां जाके बैठ जाती थी, यहीं पे, ये एल्वियोली में ही आके बैठ जाती थी। उसकी जो वायरस रहती थी इस सबको जाम नहीं करती थी, कहते थे लंग्स को प्रभावित करता है। तो लंग्स के किस हिस्से को प्रभावित करता है, तो लंग्स के इसी एल्वियोली वाले हिस्से को प्रभावित करता है, उस पर कोरोना जाकर क्या होता है, बैठ जाता था। अब जब बैठ जाएगा उस पर चौक मार के ऐसे करके, तो फिर वो गैसेस को नहीं आने देगा, नहीं जाने देगा, तो उसको उसमें भी क्या दिक्कत होती थी, उसमें भी यही दिक्कत होती है, सांस लेने की प्रॉब्लम, सांस लेने की प्रॉब्लम। तो सांस लेने की प्रॉब्लम का मतलब कहीं ना एल्वियोली को प्रभाव में डालना, है ना, एल्वियोली को प्रभाव में डालना। उसमें क्या होता था, जब अब ये देखिए लगभग इसमें मिलियंस ऑफ एल्वियोली होते हैं हमारे लंग्स में, मिलियंस ऑफ, दोनों लंग्स को मिला करके मिलियंस ऑफ नंबर
एल्वियोली होता है। अगर इस एल्वियोली के हर एक एल्वियोली को क्षेत्रफल को अगर काट करके बड़ा करिएगा, लगभग 80 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल बना देता है बच्चों, 80 मीटर स्क्वायर। तो इतने चौड़े होते, लेकिन उसी सभी पे जाकर के कौन बैठ जाता है? सभी पे जाकर के अगर कोरोना के वायरस जाकर बैठ जाएगा तो क्या गैसेस आएंगे और जाएंगे? आने नहीं देंगे, चाप मार के बैठे पड़े ऐसे, नहीं आने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे में क्या होता था? तो वो कोरोना की जो पेशेंट होता था उसको सांस लेने में दिक्कत होती थी और जल्दी वो, चलिए उसके बाद होता है टीबी। टीबी क्या होता है बच्चों? क्षय रोग है ना, ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। तो क्षय रोग में क्या होता है? तो जिसे भी टीबी होता है तो उसे देखिएगा आप, तो जब भी वो खांसेगा तो खांसते टाइम क्या होता है? तो खांस करके करेगा, एक बार खांसेगा उसके मुंह से क्या हो जाएगा? ब्लड आ जाएगा। क्या होता है? तो उसके जो ट्यूबरकुलोसिस में ये जो क्षय रोग बेसिकली जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है ना, याद रखिएगा, जीवाणु से होता है। बैक्टीरिया से होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करती है? इसी पे यहाँ पे एल्वियोली के हिस्से को, जो एल्वियोली का पार्ट है उसको फाड़ चिर देता है। तो उसको फाड़ चिर देता है तो वहां पे ब्लड कैपिलरीज होता है। तो ब्लड कैपिलरीज वहां पे उसके इस वाल पे चिपका हुआ रहता है ना। ये मान के चलिए ये हमारा एल्वियोली है, ये ऐसे एल्वियोली है, इसके वाल पे क्या है? ब्लड कैपिलरीज बहुत सारे चिपके। अब जब यही फट गए तो ब्लड कैपिलरीज में तो ब्लड आते रहता जाते रहता है। तो जब आते जाते रहता है तो ब्लड किसमें आके जमा हो जाएगा? तो यहाँ पे आके जमा हो जाएगा। जब भी खांसेगा तो सांस के साथ जो हवा हम ले रहे हैं उसके साथ क्या हो जाएगा? वो ब्लड से भी आकर के बाहर में, तो जो जिसको टीबी हुआ रहता है तो टीबी हुए जो पेशेंट को उसको क्या होता है? तो खांसते टाइम क्या आ जाती है? ब्लड आ जाती है। तो ब्लड आने का कारण क्या है? कि उसके जो टीबी वाले जो जीवाणु है सबसे पहले किसको प्रभावित करती है? तो ये इसी एल्वियोली वाले हिस्से को, कुपिका वाले हिस्से को क्या करती है? प्रभावित करती है और यहाँ पे इसको फाड़ चिर देती है ना। तो इससे क्या होता है? तो यहाँ से ब्लड सीधे सीधे जब हम खांसते हैं तो इसके थ्रू ये बाहर निकल जाती है ना बच्चों। अब हम समझते हैं, अभी तक की चीजें सीखा है कि रेस्पिरेशन की क्रिया करने के लिए, श्वसन की क्रिया करने के लिए हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो होती है। कि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। मतलब तो रेस्पिरेशन में होता क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन होती है किन चीजों की? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, है ना। ये पहले ऑक्सीजन हम लेते हैं और वो सेल में जाती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसी रक्त के माध्यम से बाहर निकलती है। तो आपने सीखा है कि जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके जरिए होता है? वो रक्त के जरिए होता है। किसके जरिए होता है? वो रक्त के जरिए होता है ना, ब्लड के जरिए होता है बच्चों। और ब्लड में पाई जाती है क्या? तो हेमोग्लोबिन पाई जाती है। ब्लड में क्या पाई जाती है? हेमोग्लोबिन बच्चों। अब ये देखिए कि अगर हेमोग्लोबिन की किसी के शरीर में कमी हो जाए, अच्छा हेमोग्लोबिन होना कितना चाहिए हमारे शरीर में? तो एक किसी भी एडल्ट के शरीर में, किसी वयस्क व्यक्ति के शरीर में लगभग 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन होनी चाहिए। मतलब किसी भी एडल्ट में 12 से लेकर के 18 ग्राम डेसीलीटर के आसपास हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन होनी चाहिए। यदि हेमोग्लोबिन नहीं रहेगी, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो आपको पता है कि अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो सबसे पहले हेमोग्लोबिन करता क्या है? तो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो ऑक्सीजन लेना, कैप्चर करना, तो ऑक्सीजन की सबसे पहले कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी हो जाए मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सांस ले। अगर किसी व्यक्ति को हेमोग्लोबिन, शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी है तो उसका सबसे पहला प्रॉब्लम ही क्या सामने आएगी? कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, ब्रीदिंग में दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज आपने पढ़ रखा है कि जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उस समय में जो रेस्पिरेशन होती है, श्वसन की क्रिया होती है, उस समय में क्या होता है? तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाती है और लैक्टिक एसिड बनने से हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होता है बच्चों? तो लैक्टिक एसिड क्या है? पसीने के जरिए बाहर निकलता है। तो लैक्टिक एसिड जब भी हमारे शरीर में बनता है तो एक थकान सी महसूस होती है कि नहीं? तो ऐसा हमने समझा कि जो लेक ऑफ, अगर हमारे किसी भी एडल्ट में, किसी भी वयस्क व्यक्ति में, किसी भी इंसान में लेक ऑफ हेमोग्लोबिन हो जाए, हेमोग्लोबिन, तो इसमें क्या रिजल्ट सामने आएगा? तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी। इसमें कौन सी प्रॉब्लम आएगी? समस्या खड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत। दूसरा टायर्डनेस, मतलब थकान। ये चीजें आपने सीखा है ना। तो बच्चों हेमोग्लोबिन की कमी से क्या हो सकता है?
तो सांस लेने में दिक्कत होती है और टायर्डनेस। इसलिए हम क्या करते रहते हैं, अपने बॉडी में लगातार हेमोग्लोबिन की जांच करवाते रहते हैं ना, और करवानी भी चाहिए ताकि हेमोग्लोबिन की कमी ना हो। हेमोग्लोबिन की कमी होने से आपकी टायर्डनेस और ब्रीथिंग जैसी समस्या सामने खड़ी हो जाती है ना। तो समझते हैं कि हम लोग को ये मतलब सरकते कैसे हैं और हिचकी कैसे आती है, ये क्यों आती है। देखिए बच्चों, हमारे बॉडी का सारा फंक्शन कंट्रोल किया जाता है ब्रेन से, हर एक फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है ब्रेन से। बच्चों, जब हम लोग क्या करते हैं तो खाना खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो जब यहाँ पे एक चीज क्या लगी पड़ी है बच्चों, इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं इसे? एपिग्लोटिस। हमने यहाँ पे भी दिखाया है। एपिग्लोटिस जो है ये क्या करती है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो भोजन इस रास्ते से इसको यहाँ आना होता है, तो ये एपिग्लोटिस यहाँ से क्या होता है, तो ढक्कन में समझना होता है, ये इसको जाम कर देता है। ये क्या कर देता है, इसको जाम कर देता है, और ये जाम करने के बाद फूड इसमें ताकि ना आ जाए, और ये क्या होता है, तो ये ऐसे करके यू ऐसे निकल जाता है, और इस बार ये वाला रास्ता खुल जाती है। लेकिन जब हम लोग खाना नहीं खा रहे होते हैं तो ब्रेन को ये चीजें पता रहता है कि अब ये लोग खाना नहीं खा रहे हैं, लोग सांस ले रहा, हवा आना है, तो हवा को यू क्या करता है, तो ऐसे करके ये एपिग्लोटिस उठ जाती है, और ये ऐसे करके ये इस वाले में पहुंचा देती है। देखिए, लेकिन ये तो इसका फंक्शन है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं तो कहीं और ध्यान लगाते हैं, जब कोई खाना खा रहे होते हैं और कहीं और ध्यान लगा रहे थे, मतलब एक समय पे हम दो काम कर रहे होते हैं, तो ब्रेन हमारा कंफ्यूज आ जाता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। अब उसको ब्रेन को सिग्नल देना पड़ता है कि भैया ये काम कर रहे हैं, उसको बताना पड़ता है कि हम सांस ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, है ना, उसको बताना पड़ता है, तो वो आपको हर एक चीजों को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब आप कहीं पे खोए रहते हैं, किसी चीजों को याद करते रहते हैं और याद करते रहते खाते रहते, याद करते रहते खाते रहते, तो आपका ब्रेन तो वहां पे है ना, जिस चीजों को आप याद कर रहे हैं उस पे है, तो अब खा भी रहे, तो वो चीजें समझ नहीं पाता, ब्रेन समझ नहीं पाता है कि मैं इस एपिडर्मिस को कहां करूं, एपिग्लोटिस को कहां रखूं, इधर रखूं या इधर रखूं, इधर रखूं या इधर रखूं, तो कंफ्यूज हो जाता है। वो ऐसे चल जा, जहां रखना जा। अगर सही बन गया, अगर बोला कि जहां रखना है, अगर उसने अगर जैसे ये यहां से निकली, अब कंफ्यूज हो गया ब्रेन, क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, भाई तुम हमको बता ही नहीं रहा, सिग्नल दे ही नहीं रहा, तुम ऐसे सोच रहा है, खाया जा रहा, सोच रहा खाया जा रहा, तो मैं किसकी काम को पहले करूं, पहले सोचने के काम में तुमको मदद करूं या खाने के काम में मदद करूं, आप तो सिग्नल दे नहीं रहे हो, तो कंफ्यूज आ गया। तो जब कोई चीज कंफ्यूज आ जाता तो क्या करते, राम भरोसे, है ना, मतलब जो भी चीजें तुम अपना जान। तो ये भी क्या करती है, तो एपिग्लोटिस मतलब ब्रेन क्या करती है, एपिग्लोटिस को छोड़ देती है। अगर एपिग्लोटिस पहले से इस तरफ मुड़ी हुई है, इस तरफ इधर को ढक के रखी है, तो मतलब खाना अब उधर नहीं जाएगा। अगर पहले से हमारे इस वाली चीजों को ढक के रखी है, जो शोषण वाले चीजों को, ये जो ट्रैकिया वाले पार्ट्स को ढक रखी है, आप खाना खा रहे हैं तो आसानी से ऐसे चली जाएगी। लेकिन अगर ये क्या कर रखी है, एपिग्लोटिस इसको ढक रखी है, इसको ढक रखी है, तो ये क्या करेगी, तो आप खाना, आप तो उधर ध्यान में देकर खाना खा लिया और पहले से ढका पड़ा है उधर से, तो ये खाना क्या करेगी, ऐसे आएगी और इसमें घुस जाएगी। जब इधर घुसने लगी तो खाओगे भाई, तो लंग्स को पता चले ये क्या आ रहा है, तुम्हारा रास्ता है थोड़ी है, तुम्हारा एरिया थोड़ी है, तो अपने एरिया में जाओगे ना, तो लंग्स क्या करती है, डायफ्राम को धक्का मार, ये दूसरे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये डायफ्राम इसको धक्का मारेगा, कस के धक्का मारता है, और कस के धक्का मारता है, एक बार धक्का मारकर बाहर निकाल देता है, जो भी चीजें बाहर निकालता है। फिर अकेले नहीं, ये सबको बोलता है, ओ भाई, ओ अकेले से नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग आ रहे थे, हमला बोल रहा था, सब मिलकर धक्का मारो, तो सब मिलकर धक्का मारता, बार बार धक्का मारते रहता, बार बार धक्का मारते रहता है, और जो फुड्स आ रही होती है उसको बाहर निकाल देता है ना। तो इस तरह से हमको बार बार हिचकी आती है, तो हम क्या करते हैं, तो आप जब हिचकी आता है तो आपको क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, कोई नहीं याद कर रहे, आप याद कर रहे होते हैं, तभी तो वो चीज आती है। नहीं तो हम लोग उल्टा कहावत क्या बना देते, उल्टा कि कोई हमको याद कर रहा है, अरे भैया आप याद कर रहे थे उसको, तभी तो हिचकी आई। अगर नहीं आप प्रॉपर एक काम पे ध्यान रखते हैं तो वो ब्रेन को भी क्या रहता है, पता रहता है कि हाँ ये काम करना है। लेकिन आपने गांव में कहावत भी सुना है कि मतलब दो नाव पे, अगर दो नाव पे पैर रखोगे तो क्या हो जाओगे, बसर जाओगे, है ना, तो दो पे नहीं, एक काम को पहले से करिए, है ना, तब आप दूसरे काम को करिएगा। ठीक उसी ढंग से ये तो हो गया हमारा कि हिचकी क्यों आती है, सड़क क्यों जाते हैं हम लोग, सड़क क्यों जाते हैं। तो सपोज करिए कि खाना खाएं और पहले ही खाना खाएं और कुछ दाना इसमें आ गया, कुछ दाना इसमें आ गया, अब यहाँ पे क्या है, एपिग्लोटिस पहले से इसको ढक करके रखा है और ये दाना यहाँ पे आ जाए,
तो फिर बहुत दम लगा कर धक्का मारती है। अब दम लगा कर धक्का मारती तो जो भी खाना रहता है तो कभी मुंह के थ्रू, कभी नाक के थ्रू, जो भी होता है पूरे बाहर निकल जाता है ना। इसे कहते हैं सरकना। इसे क्या कहते हैं? सरकना। तो सरकने में ये कौन मदद करती है? ये मतलब जो चीजें है ये एपिग्लोटिस द्वारा कंट्रोल की जाती है कि फूड्स किधर करे, इधर आए कि इधर जाए, इधर आए कि इधर जाए, है ना। ये चीजें समझ में आई क्या कि हम लोग सरकते क्यों है और हिचकते क्यों है, मतलब जो हिचकी आती है वो क्यों आती है और कैसे आती है ना। देखिए ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो मैंने वही चीजों का, ये जो है ये वाली हिस्सा, ये क्या सी हिस्सा है? ये है एयर वाली, है ना। और ये वाली हिस्सा है फूड की, ये वाली हिस्सा इसको फूड, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ के आए हैं ना। तो ये दोनों के लिए पता रहता है कि फूड इधर में जाना है, इधर जाना है। ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? एपिग्लोटिस ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। चीजें समझ में आ गई है क्या? चलिए, हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि सांस लेने में हमको रिब केज और डायफ्राम भी मदद करती है। बच्चों जब हम सांस लेते हैं तो उससे पहले रिब केज क्या करती है? अपने एरिया को थोड़ा सा, अपने सरफेस एरिया को ऐसे करके फुला देती है। रिब केज क्या होती है? तो सिकुड़ती और फैलती रहती है। तो रिब केज फैल जाती है और डायफ्राम नीचे हो जाती है, जिससे चेस्ट कैविटी, वक्षगुहा की जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम सतह बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है? तो यहाँ की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता में कमी हो जाती है और बाहर की सांद्रता में, कंसंट्रेशन में वृद्धि हो जाती है। तो आपने पढ़ा है कि गैसों की गति जो होती है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। तो जब हमारे चेस्ट कैविटी में कंसंट्रेशन, वायु की जो कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई, तो ऑटोमेटिक इस नाक के माध्यम से ऐसे करके वो कहां तक पहुंच जाती है? और ये फेफड़ा तक, लंग्स तक पहुंच जाती है। और लंग्स में जो एल्वियोली है, एल्वियोली में बहुत सारे कैपिलरीज होती है, वो लेकर के पूरे सेल तक पहुंचा देती है उस ऑक्सीजन को। और अब जो ऑक्सीजन के मिल जाने से वो जो शोषण की प्रक्रिया पूरी कर लेती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिर से उस हेमोग्लोबिन के जरिए, रक्त के जरिए ये फिर से इसी एयर सेक में ये एल्वियोली में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे फिर से एल्वियोली जब क्या होती है? तो एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाती है। तो ये क्या करती है? तो अब रिबकेज को क्या करना है? तो रिबकेज अब सिकुड़ जाती है, रिबकेज भी सिकुड़ती है और ऊपर से ये डायफ्राम भी ऊपर आ जाती है। तो रिबकेज सिकुड़ेगी, है ना, और डायफ्राम ऊपर आएगी, जिससे क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन धीरे धीरे हाई हो जाएगी। यहाँ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और जब हायर कंसंट्रेशन होगी और बाहर में लोअर कंसंट्रेशन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? गैस से को फिर से अब हायर कंसंट्रेशन टू बाहर लोअर कंसंट्रेशन बन जाएगी। तो इससे ये क्या हो जाएगी? गैसेस यहां से वो बाहर निकल जाएगी, है ना। यहां तक की चीजें हमने सीखा है ना बच्चों। लेकिन इसमें डायफ्राम का ऊपर और नीचे होना रेगुलर बनते होते रहता है। लेकिन जब गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला में क्या होता है? तो डायफ्राम नीचे नहीं जा पाती है। क्यों नहीं जा पाती डायफ्राम नीचे? क्योंकि नीचे में उसके बेबी सर्वाइव कर रहे होते हैं। जब बेबी उसका सर्वाइव कर रहा होता है तो डायफ्राम ज्यादा नीचे नहीं जाता है। जब डायफ्राम ज्यादा नीचे नहीं जाएगी तो उस अवस्था में वो जो सांस लेती है, तो वो सांस लेने के प्रोसेस में वो रिबकेज के जरिए ही रिबकेज फैलती और सिकुड़ती रहती है। डायफ्राम क्योंकि नीचे नहीं जा सकती है ना, क्योंकि वहां पे बेबी सर्वाइव कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो रिबकेज के जरिए ही रिबकेज फैलती और सिकुड़ती, उससे वो सांस लेती। देखते हैं कि गर्भवती महिलाओं को ज्यादातर अगर वो कुछ भी करे तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। वो ज्यादा उठने बैठने में तो उसको दिक्कत होती है और सांस की भी दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि सांस लेने में उसका दम फूलने लगता है। वो चीजें क्यों है? क्योंकि अब ये डायफ्राम नीचे नहीं जा रहा है। तो अब जो रिबकेज भी जो फैलेगी, सिकुड़ेगी, तो अपने कम ही लिमिटेशंस होती है उसकी भी, बहुत ज्यादा नहीं ऐसे फैला लेगी, ऐसे नहीं फैला सकती है। तो कम ही गैसेस वो ले पाती है ना, तो ऑक्सीजन कम ही ले पाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने चेस्ट कैविटी में बहुत कम ही रख सकती है, लंग्स में। तो ऐसी स्थिति में आप देखते होंगे कहीं अगर महिला का कहीं एक्सीडेंट हो जाती है, गर्भवती महिला का, तो वो आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बस क्या हो गया? डायफ्राम ब्रेक कर गया। जब डायफ्राम ब्रेक कर गया तो ऐसे में या फिर रिबकेज टूट गया, क्योंकि डायफ्राम तो उसका कोई फंक्शन पहले से ही नहीं कर रहा है और रिबकेज भी टूट गई। तो अब क्या हो जाएगी? तो रिबकेज कहीं गिरने से टूट गई तो वो क्या हो जाएगी? अब रिबकेज भी काम करना छोड़ देगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी? तो सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और वो सडनली क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये चीजें क्या होता है? तो गर्भवती महिला में ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो बच्चों यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई कि गर्भवती महिला को ये सांस लेने में कैसे दिक्कत आती है, वो लोग सांस कैसे ले पाती है ना। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। हमने इसी चीज को ऐसे भी बनाया था कि बाद में देखिए, ये देखिए बच्चों, ये यहां से फैलती भी है और डायफ्राम नीचे भी होती है, डायफ्राम भी नीचे होती है और ये फैलती भी है। तब ये एयर सक हो जाती है। तब ये क्या होती है? एयर
यहाँ से यू ऐसे करके आ जाती है ऐसे, और यहाँ दोनों तरफ बढ़ जाती है, तब गैस बढ़ गई। लेकिन जब ये डायफ्राम ऊपर उठ गई और ये यहाँ पे ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन यहाँ पे पूरी बॉडी में सप्लाई होगी, अब उस पूरे वहां उसी हेमोग्लोबिन रक्त के जरिए फिर से कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे भर जाती है। तो अब जब भर गई तो ये क्या होता है, डायफ्राम ऊपर उठ गई और ये भी सिकुड़ गई, तो इससे क्या होगा, ये पिचक जाएगी, पचक जाएगी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हायर कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब हायर कंसंट्रेशन से अब बाहर में लोअर कंसंट्रेशन बन गई, तो यहां से गैसेस आसान से पास हो जाती है। क्या ये चीजें समझ में आई? ये था हमारे ह्यूमन में रेस्पिरेशन, मतलब मानव में श्वसन कैसे होता है, हमने इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन प्राप्त कर लिया है। बच्चों ये चीजें आपको कितना समझ में आया और कौन सा ऐसा पॉइंट था जो नहीं समझ में आई, उससे आप कमेंट में जाकर के हमको बताइए, फिर उसी चीजों को हम तो किसी न किसी मार्फत से हम आपको पहुंचा देंगे, है ना। तब तक हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हम अभी तक अध्ययन कर लिए हैं न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, अब बाकी है क्या, सर्कुलेशन की। तो नेक्स्ट लेक्चर हम शुरुआत करेंगे इसका, सर्कुलेशन की। बच्चों तब तक इस चीजों को पूरे अच्छे ढंग से अध्ययन करिएगा, सही ढंग से पढ़िएगा, जो चीजें दिक्कत होगा आराम से हमको पिन कर लीजिए, कमेंट कर लीजिएगा, हम उस चीजों को फिर से नेक्स्ट लेक्चर में या फिर शॉर्ट्स के जरिए हम आपको समझा देंगे। बच्चों तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों के आदर करिए और शिक्षा को समय दीजिए। राधे राधे। हैव अ नाइस डे।